उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे, साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे। अब लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस करा था छोटा सा SDLC के बारे में, हालांकि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, पर हमने थोड़ा सा ही डिस्कस करा था। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, उसकी मदद से बड़े सारे क्या बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। प्रोग्राम्स इकट्ठा होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर बनेगा। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी डेस्कटॉप पे चल सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी मोबाइल फ़ोन में चल सकते हैं या लैपटॉप में चल सकते हैं या किसी नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में चल सकते हैं। एक बार आपने सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, उसके बाद आप किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी ऐप बना सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। आप जानते हैं इस बात को। प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, बड़ी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती हैं वो एक भाषा में लिखी जाती है, और भाषा का नाम मेरे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बड़ी सारी भाषाएं हमारे पास। फ़िलहाल अभी जो हम पीछे पढ़े हैं, किसके पीछे पढ़े हैं, जावा के। आने वाले समय में जल्दी C++ के पीछे भी पड़ जाएंगे, और पाइथन तो आप सीख ही जाएंगे। जो आप साइबर सिक्योरिटी का हमारा कोर्स कर रहे हैं उसमें तो आप सीख ही जाएंगे। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि प्रोग्राम के अंदर ना एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लॉजिक। भाई नॉर्मली जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मल्टी काम होते हैं। हम इनपुट भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, आउटपुट भी करते हैं। आउटपुट जो है हमारा वो लेटेस्ट से आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है, या आउटपुट हमारा क्या होता है, किसी मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2+2 क्या होता है, तो ये हमारे पास इनपुट हो गया। मॉनिटर पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब बीच में हमारे पास क्या होंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि लॉजिक को दर्शाएगा। इसको मैंने क्या नाम दिया, प्रोसेस का नाम दिया। ये किसका प्रोसेस है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, डिवीज़न का नहीं है, एडिशन का प्रोसेस है मेरे पास। अब डेफिनेटली ये 4 नंबर मैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ और सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ, या ये 4 मैं किसी हार्ड डिस्क के अंदर क्या करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, तो सेटिस्फाई होना चाहता हूँ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि प्रोसेस से पहले की जो चीज़ होती है बेटा, उसको बदले में हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। प्रोसेस के बाद की चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपका आउटपुट कह देते हैं। और प्रोसेस एक तरह से मेरे पास क्या होता है, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि काम करने का तरीका बताता है ना। अब प्रोसेस हमारा एक प्रोग्राम भी हो सकता है, प्रोसेस के अंदर 2 प्रोग्राम भी हो सकते हैं, प्रोसेस के अंदर 3 प्रोग्राम भी हो सकते हैं। और जब ये सारे प्रोग्राम्स को हम इकट्ठा करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा। तो जो भी हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, सभी प्रोग्राम के बेटा हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं। जिस इंसान को लॉजिक क्रिएट करना आ गया, लॉजिक बनाना आ गया, वो समस्याओं को शांत कर देगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, और वो बंदे की तनख्वाह, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, रुतबा बहुत ज़्यादा होगा। तो लॉजिक जो हम डिसाइड करते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो किसके लिए करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लॉजिक डिसाइड करा जाता है। जीवन में हमेशा सबसे पहले क्या आती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। भाई आपके जीवन में एक समस्या है कि आपको खूब पैसा कमाना है, तो आपने कहा चलो एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर बन जाते हैं। इससे क्या होगा, खूब पैसा आएगा। आईटी के प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, दिन पे दिन कंप्यूटर बढ़ता जा रहा है, आईटी कभी ख़त्म नहीं होगी, सारे काम ऑटोमेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपने पैसे की समस्या को, मनी की समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करा, किसके द्वारा करा, एक लॉजिक के द्वारा करा। आपने लॉजिक सोचा। भाई काम करने के लिए तो आपके पास मल्टीपल काम थे ना, पैसा कमाने के लिए मल्टीपल लाइनें थी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सीए कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, सीएमए कर लेते हैं। आपने कहा सीएफए कर लेते हैं, सीएमटी कर लेते हैं। आपने कहा मैं लेटर से अपना क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन में बीबीए कर लेता हूँ, या मैं ग्रेजुएशन में बीसीए कर लेता हूँ, या ग्रेजुएशन में मैं बीकॉम कर लेता हूँ। या फिर आपने कहा जी मेरे को एमसीए करना है, या मेरे को बीटेक करना है, या मेरे को एमटेक करना है,
तो यानी कहने का मतलब डिग्री तो बहुत सारी है आपके पास, आपने सोचा नहीं मैं सीपीए करूँगा या मैं एमबीए फाइनेंस करूँगा या मैं ACCA कर लूँगा। तो ये इतनी सारी बेटा हमारे पास डिग्रियाँ थी, पढ़ाइयाँ थी करने के लिए जो आपकी मनी की समस्या को सॉल्व कर सकती थी। पर आपने दिमाग में क्या लगाया, आपने दिमाग में भयंकर लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया, सीए में, सीएस में, सीएमए में बच्चे पास ही नहीं होते। आपने कहा छोड़ो ना, कौन टेंशन लेगा साला, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करना, उसके बाद भी बच्चा पास नहीं होगा। आपने कहा चलो यूपीएससी कर लेते हैं। अब यूपीएससी की बात करेंगे वो तो और भयंकर है भैया। 10 लाख बच्चा बैठेगा, 700 या 800 बच्चा सेलेक्ट होगा, बाकियों का बेड़ा गर्क होगा। यानी बाकी अपना चाहत से कमज़ोर काम करेंगे, है ना। ये जो हमारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है किस कैटेगरी में आता है, ए कैटेगरी में आता है, बी में आता है, सी में आता है, डी में आता है। सरकारी जॉब को हमने 4 भागों में क्लासीफाई करा है। हमने कहा ये हमारा ए कैटेगरी में आएगा, ये थोड़ा हल्का लेवल होता है, और थोड़ा मीडियोकर लेवल स्टेट लेवल की बात करेंगे बी लेवल आएगा आपका। तो आपने डिसाइड करा हम पूरी कोशिश करेंगे ए में जान मारने की, नहीं तो फिर हम बी में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, पर आपका मन सी में जाने के लिए, डी में जाने के लिए कभी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि आपने कहा यूपीएससी के अंदर भी नंबर ऑफ़ सीटें कम है, तो आपने कहा छोड़ो ना यार। अब आप बात करते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, आईटी कर लेते हैं, आईटी में चले जाते हैं। आईटी में हम क्या कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं। आईटी में हम क्या कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, या हम सीधा किस में चले जाएंगे, एमसीए कर लेंगे, या थोड़ी और एजुकेशन बढ़िया करने पड़ेगी, एमटेक कर लेंगे। या हमें पता है कि डिग्री कोई भी हो हमारे पास, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, या बीएससी कर लो, गूगल वाला ओपन कहता है कि आओ मेरा पेपर क्लियर कर लो, ख़त्म कहानी बात। ना बीटेक की ज़रूरत है, ना बीसीए की, ना एमसीए की, ना एमटेक की। थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन बच्चों के लिए आना, पर डेफिनेटली समाधान तो है हमारे पास। तो अब देखने वाली बात यह है कि आपने डिसाइड करा कि मार्केट में जो आईटी की जॉब है बड़ी सारी आती हैं। कोई कहता है 20 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई कहता है भी 40 लाख बंदों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नौकरी मिलेगी, मशीन लर्निंग में मिलेगी, डीप लर्निंग में मिलेगी। तो आपने कहा भैया ये सीए वीए के चक्कर में तो 1 लाख बंदा पास होता है, 2 लाख बंदा पास होता है। सीए जब से बना है तब से लेके अब तक 4 लाख बंदे ही सीए बने हैं, बताओ। 1949 में सीए की स्थापना हुई थी, आईसीए की स्थापना हुई थी, और तब से लेके 4 लाख बंदे ही सीए बने हैं। कितना दुर्भाग्य है। और यहाँ तो हमारे पास 1 साल में क्या होगा, 1 करोड़ नौकरी निकल आएंगे जब हम आईटी की बात करेंगे। और आईटी के अंदर तो लाइनें बहुत सारी है हमारे पास। हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाएंगे, एथिकल हैकर बन जाएंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे, डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, मशीन लर्निंग कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेंगे, डीप लर्निंग कर लेंगे। यानी 50 तो यहाँ पे लाइनें हैं, 50 तो हमारे पास यहाँ पे लाइनें हैं। तो आपने कहा यार ये स्कोप बहुत बढ़िया है, इसी में चले जाते हैं। तो आपने किसका इस्तेमाल करा, आपने सीधी सी बात है लॉजिक का इस्तेमाल करा, लॉजिक का इस्तेमाल करा। तो बड़ी बड़ी कंपनी में जब हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर छोटा नहीं होता, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे बड़े सारे हमारे पास प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है। और सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डिस्कशन लास्ट क्लास में करा था। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का डिस्कशन करते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, बड़ी सारी स्टेजेस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। फिर हमें सिस्टम एनालिसिस करना पड़ता है, फिर सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर सिस्टम डेवलपमेंट करना पड़ता है, फिर सिस्टम एक्विजिशन करना पड़ता है, फिर सिस्टम टेस्टिंग करना पड़ता है, फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, फिर सिस्टम मेंटेनेंस करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये सारे के सारे काम हमें यहाँ पे करने पड़ते हैं जब भी हमें कोई सिस्टम डेवलप करना है या इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है। आई बात समझ में। तो मान लो मैंने बोला कि हम लोग बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन बना रहे हैं या एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उसके लिए हमें ज़्यादा नहीं 2000 प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामर एक ऐसा इंसान होता है जिसको ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है हमारे पास, हमने कहा जिसके पास ज्ञान होता है भाषा का। और उस भाषा को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से क्या बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, प्रोग्रामर को क्या करना है, प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाना है। और जो भी प्रोग्राम बनाना है, क्या हो रहा है, जो भी प्रोग्राम बनाना है वो लेटर से उस सॉफ्टवेयर का नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, साथ में जीएसटी। हमने डायरेक्ट टैक्सेशन को और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को इकट्ठा डाल दिया कि हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेगा, जीएसटी को कैलकुलेट करेगा, और इंसान को
मैनुअली काम करे बिना ऑटोमेशन में सारे आंसर आ जाएंगे। अब बताओ भैया, इनकम टैक्स का ज्ञान क्या हमारे प्रोग्रामर को है? मान लो शाहरुख खान हमारा कौन है, प्रोग्रामर है। क्या शाहरुख खान को इनकम टैक्स का ज्ञान है, जीएसटी का ज्ञान है, जीएसटी के सेक्शंस का ज्ञान है? सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, बेयर एक्ट क्या होता है? क्या ये जानकारी इनके पास पता है? इनको पता है इनकम कहाँ कहाँ से कमाई जाती है? इनको पता है कि हमारी जो कमाई है लेटर से वो आपकी सैलरी से भी कमाई जाती है, हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाई जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी कमाई जाती है, कैपिटल गेन से भी कमाई जाती है। ठीक है जी। तो हमारे पास मल्टीपल तरह के सोर्स हैं पैसा कमाने के लिए। हमारा जो पैसा वो बिज़नेस, प्रोफेशन एंड गेन से भी कमाया जाता है। कैपिटल गेन की बात करेंगे तो लोग तो आजकल पैसा प्रॉपर्टी में भी लगाते हैं, शेयर्स में भी लगाते हैं, आपका क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगाते हैं। बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, इथीरियम का नाम आपने सुना होगा, सोलाना का नाम आपने सुना होगा, है ना, डॉज कॉइन का नाम आपने सुना होगा, XRP का नाम सुना होगा, SUI का नाम सुना होगा। ये सारे के सारी क्रिप्टो करेंसी है। तो यानी एक इंसान पैसा कमाने के लिए एक नहीं मल्टीपल रास्ते फॉलो करता है। अब जब इतने मल्टीपल रास्तों से हम पैसा कमाएंगे, मान लो हमने कहा 5 हेड से पैसा कमाएंगे, फिर ग्रैंड टोटल करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हम टैक्स निकालेंगे कि सरकार को हमें टैक्स कितना पे करना है। तो यानी ये कितना टेढ़ा काम है, ये टेढ़ा कितना काम है। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो काफ़ी सारे घंटे पढ़ते हैं, तब जाके टैक्स का ज्ञान आता है। उसके बाद भी CA वाले बच्चे के नंबर 100 में से 60 ही आते हैं, यानी 40 नंबर की कमी फिर भी उसके अंदर होती है, उसको टैक्स नहीं आता। तो जो मेरा प्रोग्रामर है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान है, उसको भाई साहब टैक्स के बारे में या GST के बारे में कैसे ज्ञान होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जितने भी हमारे 2000 बंदे हैं जो हमारे इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इन सभी बच्चों को हमें क्या देना पड़ता है, इन सभी बच्चों को लॉजिक्स देने पड़ते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है और उसमें आप इस तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा। अब ये जो लॉजिक है ये कौन देता है? ये एक इंसान देता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम एनालिस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने कहा आखिरकार लॉजिक कौन प्रोवाइड करता है? लॉजिक प्रोवाइड करता है एक इंसान, जिसका नाम क्या है, सिस्टम एनालिस्ट, जो कि क्या करता है, सिस्टम की डीप स्टडी करता है। सिस्टम एनालिस्ट काम फॉरवर्ड करता है एक इंसान को, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, सिस्टम डिज़ाइनर का नाम दिया हुआ है। और सिस्टम डिज़ाइनर को ये बोला जाता है कि भैया जो भी लॉजिक जो हमें प्रोग्रामर्स को प्रोवाइड करना है, हमें लॉजिक्स प्रोवाइड करने हैं प्रोग्रामर को, आप कृपया करके उनको डायग्रामेटिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, डायग्रामेटिक फिगर में कन्वर्ट कर दीजिए। कह रहे लॉजिक को समझाने का तरीका 2 तरीके के होते हैं। एक होता हमारे पास मुँह ज़बानी समझा दिया, और एक डायग्राम दे के समझा दिया। तो अगर आप डायग्राम दे देंगे किसको, प्रोग्रामर को, तो डेफिनेटली वो डायग्राम उसके बाद लंबे समय तक रहेगा, उसको लॉजिक याद नहीं करना पड़ेगा। लॉजिक को वो देख देख के कन्वर्ट करता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसका कंट्रोल अच्छा होगा किसी ना किसी भाषा के अंदर, चाहे वो C लैंग्वेज हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो कोबोल हो, चाहे वो पास्कल हो, चाहे वो फॉर्ट्रैन हो, सब में उसका जो काम करने का अंदाज़ा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर बड़ा अच्छा होगा हमारे पास। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमारा जो सिस्टम डिज़ाइनर है वो भाई क्या करेगा, वो भाई लॉजिक्स को सीधा कन्वर्ट कर देगा किसमें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है बेटा। और जब भी हमें लॉजिक्स को डायग्राम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो बाज़ार में बड़े तरह के हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, टूल्स हैं। तो हमने क्या बोला, लॉजिक्स को हमें डायग्रामेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डायग्राम बना बना के प्रोग्रामर्स को प्रोवाइड करना है, प्रोग्रामर्स को तब्दील करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आई बात समझ में? तो हमने बोला सबसे पहले डीप स्टडी कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा। वो लॉजिक किसके पास जाएंगे, डिज़ाइनर के पास। डिज़ाइनर क्या करेगा, टूल्स का इस्तेमाल करेगा और अल्टीमेटली क्या बना के देगा, एक डायग्राम बना देगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेगा। ये किसके पास जाएगा, एक इंसान के पास। इंसान का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के पास किसका ज्ञान है, प्रोग्रामर के पास तगड़ा ज्ञान है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से वो क्या करेगा, इस डायग्राम को, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर देगा किस में, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस में। और ये जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेगा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस में, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमने कहा लॉजिक्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भैया। तो यानी कि अब यहाँ पे ये सुनना कि लॉजिक्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गई बात? तो ये काम कौन करेगा, एक इंसान करेगा। उस इंसान का नाम क्या है, सिस्टम डिज़ाइनर। आपने हल्के तरीके से आइडिया ले लिया कि सिस्टम डिज़ाइनर भैया क्या काम करता है।
और सिस्टम डिज़ाइनर लॉजिक्स को डायग्रामेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, टूल्स का इस्तेमाल करता है। वो टूल्स कौन कौन से होते हैं बेटा हमारे पास, हमने कहा एक टूल का नाम है मेरे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मेरे पास कई तरह के होते हैं, जिसमें एक नाम है सिस्टम फ्लो चार्ट, एक नाम है रन फ्लो चार्ट और एक नाम है मेरे पास प्रोग्राम फ्लो चार्ट। तो हम इसके द्वारा काम कर सकते हैं। एक और टूल होता है हमारे पास डिसीजन टेबल नाम का। हमने कहा एक और टूल होता है मेरे पास डिसीजन ट्री नाम का। एक और टूल होता है मेरे पास जिसको हमने DFD का नाम दिया हुआ है, और DFD का मतलब क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। एक और टूल है मेरे पास जिसको हमने ERD का नाम दिया है, और ERD का मतलब मेरे पास क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो कहने का मतलब यह है कि फ्लो चार्ट मेरे पास हो गया, डिसीजन टेबल मेरे पास हो गया, डिसीजन ट्री मेरे पास हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम हो गया मेरे पास, ERD हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो गया। ये सारे के सारे लॉजिक्स को डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले टूल्स हैं, हथियार हैं। सबके काम करने का तरीका डिफरेंट है। सिस्टम फ्लो चार्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है, रन फ्लो चार्ट का अपना योगदान होता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट अपना काम करता है। समझ में आ रही बात। डिसीजन टेबल में काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, डिसीजन ट्री डिफरेंट तरीके से काम करता है, DFD वाला नया कॉन्सेप्ट आता है। और एक नाम आपने सुना होगा जीवन में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डिज़ाइंस का इस्तेमाल होता है उसको हम ERD कहते हैं, और ERD का मतलब होता है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। ठीक है भैया। तो फिलहाल हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात है किसको सीखने जा रहे हैं, फ्लो चार्ट को सीखने जा रहे हैं, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, प्रोग्राम फ्लो चार्ट का नाम दिया। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम लॉजिक्स को क्या करेंगे, डायग्राम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और वो लॉजिक्स हमारे प्रोग्रामर के पास जाएगा, और प्रोग्रामर क्या करेगा, उन डायग्राम्स को सीधा कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। ठीक है। और डेफिनेटली यस, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट करेगा तो भाषा का इस्तेमाल करेगा। भाषा का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिलहाल हमारी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जिसमें हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसका नाम है जावा। ठीक है बच्चे, तो ये जानकारी होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट को समझना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। और इस फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, बड़े सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं। एक कंपोनेंट की शक्ल ये है, एक कंपोनेंट की शक्ल ये है मेरे पास, एक कंपोनेंट की शक्ल ये है, एक कंपोनेंट की शक्ल ये है मेरे पास। एक कंपोनेंट मेरा इस तरीके से आता है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और भी बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं। धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि लाएंगे। तो हमने कहा ये जो डब्बा है मेरे पास, इसको मैंने क्या नाम दिया, स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स का नाम दिया। इसको बेटा मैंने क्या नाम दिया, प्रोसेसिंग बॉक्स का नाम दिया। इसको हमने क्या नाम दिया, डिसीजन बॉक्स का नाम दिया। ये मेरे पास क्या आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स है मेरे पास। और ये मेरे पास क्या आपके कनेक्टर्स हैं। क्या बेटा, कनेक्टर्स। तो अल्टीमेटली देखने वाली बात है, कुछ बॉक्सेस के बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया। अब स्टार्ट या स्टॉप क्या होता है, या प्रोसेसिंग बॉक्स क्या होता है मेरे पास, डिसीजन बॉक्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स क्या होता है, कनेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बढ़िया वाला ज्ञान दूंगा, जो कि हमारा सिखाएगा कि लॉजिक्स को कैसे प्रोग्राम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जस्ट एक माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने लॉजिक को स्पेसिफाइड करने के लिए। अगर आपका होल्ड आ गया किसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, तो भाड़ में जाए। भाषा कोई भी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, ठीक है जी, चाहे वो हमारा कोबोल नाम की भाषा हो, या पास्कल नाम की भाषा हो, या फॉर्ट्रन नाम की भाषा हो, या हल्की लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो, या PHP हो, ठीक है जी, कोई भी हो जाए हमारे पास, या हमारे पास पाइथन नाम की भाषा हो, या मेरे पास R नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सबके अंदर क्या काम करता है, लॉजिक काम करता है।
आई बात समझ में? सबके अंदर क्या काम करता है? लॉजिक काम करता है। तो लॉजिक क्रिएट करना आपको आना चाहिए। और लॉजिक एक दिन में नहीं बनता, 2 दिन में नहीं बनता। जब तक हम कोर्स करते रहेंगे हमेशा एक एक लॉजिक हम डिस्कस करते रहेंगे। लॉजिक इनफाइनाइट है, लॉजिक अमर है। पर यस, जब आप ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका लॉजिक बढ़िया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जानकारी दूंगा स्टार्ट बॉक्स कैसे काम करता है, स्टॉप बॉक्स कैसे काम करता है, प्रोसेसिंग बॉक्स की जो शक्ल है वो आपकी रेक्टेंगल शेप में क्यों होती है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। डिसीजन बॉक्स हमारा इस डायमंड शेप में नज़र आता है। पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके से आता है जो कि इनपुट के काम आता है, ठीक है ना। इन गोल वाले कनेक्टर्स का हमारा क्या मतलब है ये बताएंगे। ऐसे ही हमारे पास एक कनेक्टर और होता है, उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है, ऐसा, ठीक है बेटा। उसकी शक्ल हमारे पास इस तरीके से होती है। ये भी कनेक्टर है हमारे पास, या इसको ऐसा उल्टा बना दिया हमने। ये भी कनेक्टर है हमारे पास। इस वाले कनेक्टर में और इस वाले कनेक्टर में क्या डिफरेंस होता है बता देंगे आपको आने वाले समय के अंदर। तो यानी कि ये हमें लॉजिक बिल्डिंग करना सिखा देगा। और लॉजिक बिल्डिंग करना अगर आपको आ गया फिर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रह जाता है सीखने के लिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को सीखने के लिए, उसके कमांड्स को सीखने के लिए, जिसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? सिंटेक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट क्लास से हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी जानकारी है। अगेन आई रिपीट, किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ होती है आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम विकास कपूर है, ठीक है जी। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपने अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी है, ठीक है जी। अगर आपको दोस्त से प्यार है तो आप उसके 90,000 रुपये बचा दीजिए, 1.5 लाख रुपये बचा दीजिए, 2.5 लाख रुपये बचा दीजिए। आप इतने पैसे बचा सकते हैं। और अगर वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है, तो उसके पैसे ज़रूर ख़राब करवा दीजिए, क्योंकि वो मेरे बिना बोले ही आप करवा दोगे। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमने एक इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन करा, उसका नाम बी से स्टार्ट होता है। एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम सी से स्टार्ट होता है। एक और इंस्टीट्यूट है उसका नाम सी से स्टार्ट होता है। और एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है। अब इनके नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि केस कर देंगे मेरे पे, है ना। कह रहे ये जो इतने निकम्मे इंस्टीट्यूट हैं ये स्टार्टिंग में सर रजिस्ट्रेशन के ना इतने पैसे ले लेते हैं, और कुछ तो ऐसे बेशर्म लोग हैं जो इतने पैसे ले लेते हैं। उसके बाद ये रहस्यमयी बातें करते हैं जी आपका जो कोर्स है वो 1 लाख रुपए का है। कह रहा है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे दोस्त ना 1 लाख रुपए भी देने को रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बावजूद इनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ पे इनके लेक्चर चलते ही नहीं है। अगर आप इनकी टीम का गुच्छा देखोगे तो वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 7-7 यंग बच्चे बैठा देते हैं, सुंदर सुंदर बच्चे बैठा देते हैं जो इनको काम करना बिल्कुल ही नहीं आता, जो काम करके राज़ी नहीं है। कह रहे हैं सर 7-7 दिन इनकी वेबसाइट में लेक्चर एक्टिवेट होने में लग जाते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में ये कहते हैं जी हम आपको रिफ़ंड कर देंगे अगर आपको हमारी क्वालिटी पसंद नहीं है। जब इनसे रिफ़ंड के पैसे मांगो उसके बाद कहते हैं हमारी कंपनी की पॉलिसी है, उसमें 14 दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। तो मेरे कहने का पर्पस ये है कि भैया आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग से मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। पहला तो ये देखा करो पैसा कितना लग रहा है। दूसरा ये देखा करो कि क्या जिस भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर रहे हो क्या इंस्टीट्यूट अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है आपको। बाज़ार में 90% सेंटर ऐसे हैं जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहते कि ताकि बच्चे उनको परेशान ना करें। कुछ तो इतने बेशर्म है कि अपनी ईमेल आईडी भी नहीं देते, और ईमेल आईडी से ना कुछ होता नहीं है। आप किसी को ईमेल करोगे अगला बंदा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, छोड़ देगा, ख़त्म कहानी बात। ऑफलाइन कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन थोड़ी है। तो पहले तो आप एम्फोसाइज़ करा करो कि भैया मेरे को सेंटर का नंबर चाहिए। अच्छा, फिर इनके अंदर आगे क्या आते हैं भैया, एजेंट लोग आते हैं, इनके जो सेल्स एजेंट होते हैं। मान लो सेल एजेंट हमारे पास राम है, श्याम है, मोहन है, माधव है, ये सारे हमारे सेल एजेंट हैं। अब ये जो हमारे सेल एजेंट हैं ये क्या करते हैं, ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे अपने वाला कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्यूचर में आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपकी सारी समस्याएं सॉल्व कर दूंगा। अब ये सेल एजेंट इतने कैलिबर वाले होते हैं हमारे पास कि ये 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद जॉब छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि ये सेल्स वाले लोग होते हैं। इनको जहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वहाँ चले जाते हैं। अगली बार जब आप कॉल करोगे तो ये बोलेगा सॉरी सर वो तो मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, अब मैं प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा हूँ और मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, गुड़गांव के मकान बेच रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना मेरे को।
तो आपने सबसे पहले ये डिमांड करनी है कि मेरे को सेंटर का नंबर चाहिए भैया, सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सेंटर का कॉल सेंटर नंबर चाहिए। अगर ये आपको मिलता है तब तो आप उस सेंटर को ज्वाइन करना, तब उसको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उसके ख़राब करना अपने। ठीक है भैया। दूसरी बात, केवल मात्र ईमेल आईडी से काम मत चलाना। चल मान लो ईमेल आईडी से आपका काम चल भी गया तो ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना। तीसरी बात, डेमो क्लासेस की उनकी ज़रूर डिमांड करिए। चौथी बात, उनसे साफ पूछ लो कि मेरे को 1 महीने बाद अगर कोर्स छोड़ना हो तो क्या मेरे पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे। 2 महीने बाद आपकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, ये सोच लेना। आजकल तो काफ़ी सारे सेंटर ऐसे हैं बाज़ार में जो आईआईटी का नाम लेते हैं, कहते हैं जी हमारा आईआईटी का सेंटर है। वो बेसिकली अपने में क्या होते हैं, थर्ड पार्टी सेंटर होते हैं। वो कहते हैं जी आईआईटी के प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, तो उनसे पहले क्लैरिफिकेशन ले लेना कि भैया ये 15 टॉपिक है, 15 में से कितने आईआईटी के लेक्चरर्स पढ़ाएंगे। आपको पता चलेगा पहले 2-3 लेक्चर तो कोई प्राइवेट टीचर ही ले रहा होगा उनका। समझ में आ रही बात। तो मतलब कि कहानी बहुत चल रही है, स्कैम बहुत चल रहे हैं, फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बचा के रखिए। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करिए, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। प्लेसमेंट कभी भी इनके कहने के दम पे नहीं लगती, प्लेसमेंट लगती है आपके अपने दम पे। गूगल वाला कहता है भैया अगर तुम नालायक हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे यहाँ पे टेस्ट दे दो, मैं टेस्ट करवा दूंगा, ख़त्म कहानी बात। अब क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर के सवाल नहीं करने हैं, 400-500 क्वेश्चन नहीं करने हैं, अब आप सोचते हो कि मैं इन कंपनी वालों के आगे गड़गड़ाऊंगा और ये मेरे को प्लेस कर देंगे और मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। तो अपने 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ख़राब करो, आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो चाहता हूँ आप मेरे से पढ़ लो, हमारी तो फ्री क्लासेज हैं, फ्री क्लासेज हमारी, हम तो 1 रुपया नहीं ले रहे आपको। और ओपन दावा करते हैं 2.5 लाख रुपए वाले से ज़्यादा बढ़िया पढ़ाऊँगा, गारंटी है, एडवांस लेवल का लेके जाऊँगा। चलिए, तो इसलिए मैं कह रहा था कि भैया एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, देखते इतने सारे लाइक कम लोग करते हैं। अपने फ्रेंड्स को बता दो इसके बारे में, उनका भला भी हो जाए। किसी का अच्छा करोगे तुम्हारे साथ ईश्वर अपने आप अच्छा कर देगा, कर्म है बेटा, वापस मुड़ के ज़रूर आता है। तुमने उसके 2.5 लाख रुपए बचा दिए तो भगवान तुम्हें कहीं ना कहीं सेविंग और देगा। जेलस फीलिंग हो सके जितना हो सके कम कर दो अपने अंदर, ये केवल आपके शरीर को नुकसान देता और किसी को नुकसान नहीं देता। और जीवन में क्या बिलीव करना, नेटवर्क बनाने में बिलीव करना हमेशा। जितने ज़्यादा लोगों से आप संपर्क रखोगे उतना ज़्यादा पैसा होगा। किसी ने बोला है कि भाई आपके जो नेटवर्थ है आपके नेटवर्क से पहचानी जाती है। आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपके नेटवर्क से पहचानी जाती है कि आपके पास कितना नेटवर्थ आपका बनेगा। तो ये सारी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। और रहा सवाल एक काम करना अंग्रेज़ी का, काफ़ी बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, तो बेटा जो भी गली मोहल्ले में आपको अंग्रेज़ी सिखाता हो सीख लो उससे यार। 300 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000, 2500, 5000 महीना, डिपेंड करता है कौन सा अंग्रेज़ी का टीचर है। ये ज़रूर सीख लो आप, इसके बिना काम नहीं बनेगा। आज बता रहा हूँ, आगे 8-9 महीने तक तुम्हारी अंग्रेज़ी बढ़िया हो जाएगी, अपने आप को बेचने में आसानी हो जाएगी, इंटरव्यू के लिए क्रैक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। वो आपसे फ्लुएंसी की डिमांड नहीं करते, पर थोड़ा सा फ्लो की डिमांड करते हैं। तो हर चीज़ जीवन में फ्री में मत ढूंढना कि नहीं सर आप फ्री में भी अंग्रेज़ी सिखाओगे, वो पॉसिबल नहीं है अभी। तो फिलहाल मेरे लिए जिस दिन होगा बता दूंगा, पर मैं चाहूँगा कि जो भी जहाँ भी आप रहते हो, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हो, वहाँ पे अपना सीखना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, भारत माता की जय, धन्यवाद, जय माता दी। यहीं पे गेम समाप्त करते हैं।